हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग सबको पता है कि जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने करी थी उसमें मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस का जो भी था बेसिक इंट्रोडक्शन जो भी था, रिएक्शंस, इक्वेशंस और बैलेंसिंग सब कुछ आपको बता दिया था। आज जो हमने करना है इस वीडियो में वो पूरा चैप्टर कवर करना है बाकी का, जिसमें आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे, कॉरोजन, रेंसिडिटी, ये सब कुछ होगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग में मैंने उस वीडियो में एक चीज़ छोड़ दी थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं या प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करना। जैसे कि आप सबको पता है कि बैलेंसिंग हम लोग किस लिए करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ होता है उसको वेरीफाई करने के लिए। वहीं पर एक इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, मतलब एक इक्वेशन से थोड़ी सी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं जो उनकी फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई सब्सटेंस है, सॉलिड है, रिएक्शन करने से पहले वो सॉलिड है तो उसके साथ में ब्रैकेट में बस एक एस लिख दिया जाता है। जैसे कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है तो उसके साथ में ब्रैकेट में हम एक एस लिख देते हैं। इसी तरीके से अगर कोई भी सब्सटेंस लिक्विड है तो उसके साथ ब्रैकेट में एल लिखा जाता है, अगर वो गैस है तो उसके साथ जी लिखा जाता है। ठीक है, साथ में एक होते हैं एक्वस सोल्यूशन। अब ये एक्वस सोल्यूशन क्या चीज़ होती है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये जो एक्वस सोल्यूशन होता है, एक्वस सोल्यूशन का मतलब है कोई भी चीज़ वाटर के अंदर मिक्स्ड है। जैसे शुगर है तो अगर शुगर को हम वाटर में मिक्स कर दें तो वो शुगर का एक्वस सोल्यूशन हो गया। तो एक्वस सोल्यूशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ वाटर के अंदर मिक्स्ड है। तो जब भी कोई भी चीज़ वाटर के अंदर मिक्स होगी तो उसके साथ हम छोटा सा एक क्यू लगा देंगे जिसका मतलब होगा एक्वस। ठीक है, यहाँ से फिर नेक्स्ट चीज़ है जो ऐसे करके अगर हम किसी के भी साथ जब एरो लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि जो गैस होगी वो वहाँ से रिलीज़ हुई है। ठीक है, ऊपर की तरफ जब एरो लगाते हैं तो गैस रिलीज़ होती है, नीचे की तरफ जब एरो लगाते हैं तो ये प्रेसिपिटेट को शो करती है कि एक वहाँ से जो प्रेसिपिटेट है वो फॉर्म हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ये शो करती है। प्रेसिपिटेट होता क्या है वो भी बात करेंगे। पहले अब जो हमने टॉपिक कवर करना है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहला जो रिएक्शन होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सबसे पहला होगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं इसके अंदर कोई भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं। ठीक है, और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, इसकी खास बात यही होती है कि इसमें प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बनता है। हाँ, यहाँ से हीट रिलीज़ हो सकती है, गैस रिलीज़ हो सकती है, बट प्रोडक्ट जो होगा वो सिर्फ एक ही बनेगा। जैसे हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली एक्टिविटी में किया था, जहाँ पर हमने मैग्नीशियम को बर्न किया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसका कंबशन किया था। तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिला था हमें, जिसको हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला था, वाइट कलर का पाउडर। अब जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं उनको यूज़ कैसे करते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, Mg सॉलिड था, जब इसका रिबन को हमने जलाया ये सॉलिड था। ऑक्सीजन गैस थी, हवा के अंदर प्रेजेंट थी। ये जो वाइट कलर का पाउडर बना ये भी सॉलिड था। बैलेंसिंग कर लेते हैं, ये इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। ये ऐसे हम इसके जो सिंबल्स होते हैं फिजिकल स्टेट के उनको भी हम शो करके ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, वैसे ज़रूरी नहीं होता, जब तक आपको क्वेश्चन में ना बोला जाए कि आप इसके फिजिकल स्टेट के सिंबल्स को भी मेंशन करो तब तक कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कर दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम्स में नंबर मिल जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ जिसमें कोई भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बनता है। ठीक है, यहाँ 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हमने करनी है एक्टिविटी 1.4। एक्टिविटी 1.4 जो क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसको वाटर में मिक्स करने की एक्टिविटी है। हमें सिर्फ क्विक लाइम मतलब क्विक लाइम के अंदर हमने सिर्फ वाटर ऐड करके दिखाना है। यहाँ से जो इसका सोल्यूशन बनेगा वो वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में यूज़ होगा। ठीक है, तो क्विक लाइम कहते किसे हैं? क्विक लाइम का जो केमिकल नेम होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Ca और O। ये इसका फॉर्मूला होता है क्विक लाइम का। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एक्टिविटी के अंदर हमने इसको वाटर के साथ मिक्स करना है। तो यहाँ से जो हमारा रिएक्शन बनेगा वो होगा CaO, जो पहले सॉलिड होगा। ठीक है, साथ में यहाँ से वाटर, इसमें हम लिक्विड की फॉर्म में ऐड करेंगे वाटर को, वेपर्स की फॉर्म में भी कर सकते थे वैसे तो, लेकिन यहाँ पर लिक्विड की फॉर्म में ऐड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, और साथ में इस रिएक्शन में निकलती है हीट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हीट रिलीज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो इसकी फिजिकल स्टेट होगी वो कैल्शियम ऑक्साइड की सॉलिड होगी, वाटर की लिक्विड होगी, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चीज़ यहाँ पर बनी
इसकी होगी एक्वस। एक्वस क्यों? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके रिएक्शन से बना है? वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड। मैंने अभी आपको बताया था कि एक्वस कब यूज़ करते हैं? जब किसी भी चीज़ को हम वाटर में मिक्स करते हैं। इस रिएक्शन में थोड़ी सी हीट रिलीज होती है। अब यहाँ से हीट रिलीज के ऊपर इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। जब हम क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर मिक्स करते हैं, तो जिस भी बीकर के अंदर इसको रखा जाता है या जिस भी कंटेनर के अंदर इसको रखा जाता है, उस कंटेनर का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ क्यों हो जाता है? तो इसका रीज़न ये होता है क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम के अंदर जब हम वाटर ऐड करते हैं, यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और साथ में इस रिएक्शन के अंदर हीट निकलती है, जिसकी वजह से जो बीकर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसका जो केमिकल नेम है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसका जो कॉमन नेम होता है, जैसे इसका कॉमन नेम क्विक लाइम था, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्विक लाइम था ना, इसका कॉमन नेम जो होता है वो स्लेक्ड लाइम होता है। इसे हम लोग स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम भी बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। ये वाली जो एक्टिविटी है वो यहीं पर ख़त्म होती है। बीकर का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वो किसकी वजह से? क्योंकि इसमें से हीट निकलती है, सिर्फ इसलिए। आपने आंसर में सिर्फ यही लिखना है। अब नेक्स्ट जो है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फर्दर रिएक्शन होता है जब इसका सबसे पहले तो ये सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन किसका होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का सोल्यूशन होता है। इसके सोल्यूशन को यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में। जब इसको वाइट वॉशिंग की जाती है, यानी कि पेंट वगैरह में इसको यूज़ करते हैं, तो वाइट वॉश करने पे अब दीवारों पे आप 2-3 दिन बाद नोटिस करोगे कि जो वॉल्स होती हैं उन पे शाइनी लुक आ जाता है, एक चमक आ जाती है। वो चमक किसकी वजह से आती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने वॉल्स के ऊपर अप्लाई किया, उसके बाद जो हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ इसका रिएक्शन होता है, ठीक है। जैसे कैल्शियम, ये जो हाइड्रोक्साइड था OH2, ये जो जब हमने इसको वॉल्स पे अप्लाई कर दिया, अप्लाइड ऑन वॉल्स, वाइट वॉश हो चुका है। यहाँ से जो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ये उसके साथ रिएक्शन करता है और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना लेता है ये वॉल के ऊपर, जिसकी वजह से वॉल्स के ऊपर शाइनी लुक आता है। तो पूछ लेते हैं कभी कभी बोर्ड के अंदर कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाइट वॉश करने के बाद, मतलब वाइट वॉश करते हैं हम, ऐसे आता है क्वेश्चन कि एक सोल्यूशन है, एक चीज़ का सोल्यूशन है जिसको वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में यूज़ किया जाता है। तो सोल्यूशन के अंदर अगर आपसे पूछा ना कि एक सब्सटेंस जिसका सोल्यूशन यूज़ किया जाता है, तो उसमें आपने ये लिखना है, ये मत लिख देना कि ठीक है, क्योंकि ये जो सोल्यूशन होता है वो इसका होता है। तो एक सब्सटेंस जिसका सोल्यूशन वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है, उसका नाम बताओ। तो कौन सा सब्सटेंस है? कैल्शियम ऑक्साइड। वॉल्स के ऊपर शाइनी लुक कैसे आता है? ये जो सोल्यूशन होता है जब हम इसको वॉल्स पे अप्लाई कर देते हैं, तो हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनाता है वॉल के ऊपर। इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वॉल्स के ऊपर शाइनी लुक आता है और यहाँ से साथ में जो वाटर होता है वो वेपर्स की फॉर्म में रिलीज हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग लाइमस्टोन भी कहते हैं। जो घरों में मार्बल वगैरह की फ्लोरिंग होती है वो इसी की होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। इसके बाद हमने करना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमारा जो सेकेंड टाइप का रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ज़रा वो स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा जो रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एक सब्सटेंस ब्रेक होता है बहुत सारे सब्सटेंसेस के अंदर, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है उसका उल्टा होता है बिल्कुल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन का उल्टा बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एक ही सब्सटेंस होता है और एक ही सब्सटेंस ब्रेक होता है बहुत सारे सब्सटेंसेस में। उसमें क्या हो रहा था, उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐड हो रहे थे और सिर्फ एक प्रोडक्ट बन रहा था। इसमें सिर्फ एक चीज़ होती है और ये ब्रेक होता है बहुत सारे सब्सटेंसेस में, ठीक है। तो जो इसका एग्जाम्पल है वो हम वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे H2O, जब इसको ब्रेक किया जाता है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, जब वाटर के अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये होता है डिकम्पोजिशन। किसी भी एक सब्सटेंस का किसी सोर्स की वजह से डिकम्पोज होना, अलग अलग चीज़ों में डिवाइड हो जाना, टूट जाना, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट करना।
तो थर्मल डिकम्पोजिशन वो होता है जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस हीट के थ्रू तोड़ा जाएगा या हीट के थ्रू डिकम्पोज किया जाएगा। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन में किसी भी सब्सटेंस को हीट करके तोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर एक एक्टिविटी करते हैं लेड नाइट्रेट वाली, तो लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो PbNO3 और इसका होल 2 होता है। जब इस सब्सटेंस को हम लोग हीट कर देते हैं तो हीट करने पर ये लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, लेड ऑक्साइड, साथ में यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है और साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, या पूछ लेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, उसके तीनों टाइप्स बताओ। तो पहला टाइप मैंने आपको बता दिया जिसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन में एक्टिविटी कराई जाती है लेड नाइट्रेट वाली। इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे आता है कि जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ब्राउन कलर के जो फ्यूम्स होते हैं वो कौन सी गैस के होते हैं। ठीक है, तो ब्राउन कलर के जो फ्यूम्स होते हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, जब आप इसको हीट करोगे, जैसे इसके इस कंटेनर के ऊपर रख के इसको हमने हीट कर दिया, तो यहाँ से ये जो भी फ्यूम्स निकलेंगे ना, जो भी धुआं निकलेगा वो ब्राउन कलर का होगा, और वो धुआं कौन सी गैस का होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये होता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। अब जो सेकंड वाला होता है, सेकंड वाले डिकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं, जिसमें किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू तोड़ा जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू तोड़ने का मतलब, जैसे मैंने एग्जांपल ये ऊपर वाला दे दिया था, किसी भी चीज़ को जब हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू तोड़ेंगे हम उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। जैसे हमने वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो ये किस में डिकम्पोज हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो गया, इसलिए इसको हमने बोला इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड वाला जो डिकम्पोजिशन होता है वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ये थर्ड वाला है जिसे फोटोलाइटिक बोला जाता है। फोटो का मतलब लाइट से होता है, यहाँ पर जो भी हमारी लाइट होती है उससे होता है। लाइट की कोई भी सोर्स हो सकती है, सनलाइट हो सकती है, ट्यूबलाइट, बल्ब, कोई भी सोर्स हो सकती है। ठीक है, तो लाइट से हम जब भी किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करेंगे, जब भी किसी सब्सटेंस को लाइट के थ्रू ब्रेक करेंगे, तब हम उसे बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें भी एक एक्टिविटी की जाती है सिल्वर क्लोराइड की। सिल्वर क्लोराइड को हम विंडो के साथ में रख देते हैं जहाँ से थोड़ी सी सनलाइट आ रही होती है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है पहले वाइट कलर का होता है, फिर वो बाद में ब्रेक होने के बाद, डिकम्पोज होने के बाद ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। और जो रिएक्शन होता है वो ये होता है AgCl, ये सिल्वर क्लोराइड होता है। यहाँ से आती है सनलाइट, जो विंडो से सनलाइट आ रही होती है, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट पड़ने की वजह से ये Ag और यानी कि सिल्वर और क्लोरीन में अलग हो जाता है। यहाँ पर 2 लगाया जाता है, यहाँ पर 2 लगाते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। इसका कलर पहले वाइट होता है, ठीक है, और बाद में इसका कलर जो होता है वो ग्रे हो जाता है। इसका एक यूज़ होता है कि इस रिएक्शन को हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, और बोर्ड एग्जाम्स में इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सब्सटेंस है जिसको अगर हम सनलाइट में रख देते हैं तो क्या होता है, और इस रिएक्शन का यूज़ कौन से किस तरीके से किया जाता है, या फिर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। आपको हिंट दे दिया जाएगा क्वेश्चन में कि एक सब्सटेंस है जिसका यूज़ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, उसका डिकम्पोजिशन शो करके दिखाओ, तो उसका डिकम्पोजिशन होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन के तीनों टाइप हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये चीज़ों आपको और बतानी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने देखा था कि हमने एक चीज़ को क्या किया था, जैसे उसमें कैल्शियम ऑक्साइड वाला जो था, जब हमने उसमें वाटर को ऐड किया था तो वहाँ से हीट रिलीज़ हुई थी। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने थर्मल डिकम्पोजिशन में किसी सब्सटेंस को हीट किया। तो 2 तरीके के रिएक्शंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीज ऑफ हीट। ठीक है, हीट रिलीज होने के बेस पे 2 तरीके के रिएक्शंस को क्लासिफाई किया जाता है। पहला रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कुछ ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर से हीट रिलीज होती है, जो कैल्शियम ऑक्साइड वाला था, जो अभी मैंने आपको बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो सब्सटेंस था, जो एनर्जी थी, वो हीट की फॉर्म में रिलीज हो गई। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर से हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक, और एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट देनी पड़ती है हमें, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे अभी हमने देखा था थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। थर्मल डिकम्पोजिशन में लेड नाइट्रेट को हीट किया था, होल 2, यहाँ पर हमने इसको हीट कर दिया था, तो हमने इसको हीट दी, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब एग्जिट,
तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो जिसमें से हीट बाहर निकले, एंडोथर्मिक वो जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो या हमें देनी पड़े। तो एब्जॉर्ब होना आप लिखोगे, अ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होते हैं। अब नेक्स्ट जो तरीके का हमारा रिएक्शन है, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत सिंपल है। इसके अंदर कोई भी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ज़्यादा रिएक्टिव का मतलब होता है कौन कितनी तेज़ रिएक्शन करता है, रिएक्शन कितनी तेज़ करता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है, Fe प्लस CuSO4, इसे कॉपर सल्फेट बोला जाता है। ये तो आयरन हो गया, ये होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। जब आयरन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का रिएक्शन होता है तो ये जो आयरन होता है वो इस कॉपर की जगह ले लेता है, इस कॉपर को बाहर निकाल देता है। यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो मिलते हैं FeSO4 और प्लस में Cu, इसे हम आयरन सल्फेट भी बोलते हैं या फिर इसे फेरस सल्फेट भी बोला जाता है, ठीक है। और साथ में ये जो कॉपर होता है यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप और इजी लैंग्वेज में अगर समझें तो ऐसे हो सकता है कि कोई भी एक ज़्यादा पावरफुल पर्सन जो है वो कम पावरफुल पर्सन से उसकी जगह को छीन लेता है। रियलिटी में अगर हम दुनिया में देखें तो ऐसे होता है कि जिसके पास ज़्यादा पावर होती है वो कम पावरफुल लोग को उसकी जगह पे कब्जा कर लेता है। तो सेम चीज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होती है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को उसकी जगह से निकाल देगा और खुद उसकी जगह ले लेता है, ठीक है। तो आयरन हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया। आयरन, लेड और जिंक तीन चीज़ें होती हैं, Fe, लेड और जिंक, तीनों ही कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और हमेशा ये तीनों कॉपर को इसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। यही होता है बस हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर भी एक एक्टिविटी कराई जाती है। एक्टिविटी में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को 2 टेस्ट ट्यूब्स में डाला जाता है, ठीक है, और दोनों के अंदर ही आयरन नेल्स को डाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही रिएक्शन होता है जो अभी मैंने लिखा था, Fe प्लस CuSO4 और साथ में FeSO4 और प्लस में यहाँ से Cu। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। जब हम आयरन नेल्स को टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं तो आयरन नेल को टेस्ट ट्यूब के अंदर डालने से ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का ब्लू कलर होता है ये फेड हो जाता है, ठीक है, मतलब भद्दा पड़ जाता है और आयरन नेल्स जो होती हैं उनके ऊपर ब्राउन कलर आ जाता है, ठीक है, हाँ, उनके ऊपर ब्राउन कलर आ जाता है और ये जो Fe होता है वो इसको फेड कर देता है। तो ये चीज़ जो होती है यही हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर 2 आयंस का एक्सचेंज होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई भी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट था वो दूसरे कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहा था, उसकी जगह से निकाल देता था, क्योंकि उसके पास पावर ज़्यादा थी। इसके पास पावर ज़्यादा थी तो इसने कम पावर वाले को उसकी जगह से हटा दिया। दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस की एक्सचेंज हो जाती है। अब आयंस की एक्सचेंज कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका एग्जांपल मैं आपको AB से करके बताता हूँ। जैसे कोई भी 2 सब्सटेंसेस हैं AB और प्लस में CD, तो यहाँ से जो आयंस होंगे यानी कि ये A जो होगा ये C की जगह ले लेगा और ये जो C होगा ये A की जगह ले लेगा। तो यहाँ से जो हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा वो होगा AD प्लस में CB, ये होगा रिजल्ट। इसे बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। A ने क्या किया, C की जगह ले ली और C ने A की जगह ले ली। आयंस एक दूसरे में एक्सचेंज हो गए, बदल गए एक दूसरे की जगह से। इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका जो एक एग्जांपल की लिया जाता है वो Na2SO4 सोडियम सल्फेट और प्लस में BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड, इससे लिया जाता है। यहाँ पर ये जो Na2 होता है और ये जो Ba होता है एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं और एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। यहाँ से जो हमारा एग्जाम्पल होता है वो निकलता है BaSO4 और साथ में ये जो Na होता है ये Cl के साथ लग जाता है तो यहाँ से बन जाएगा Na
Cl होल्ड। ये हमारा रिएक्शन हो जाता है यहाँ से, ये जो Ba था ये SO4 के साथ, ये जो NaCl होता है वो यहाँ पर आके इस तरीके से चेंज हो जाता है। ये होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चारों टाइप्स के रिएक्शन हो गए। अब ये जो रिएक्शन होता है इसके अंदर एक वाइट कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन में वाइट कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस, वाटर इनसोल्यूबल, जो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है वो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसको प्रेसिपिटेट बोला जाता है। पर एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाएगा।